मेरा नाम विनायक है और मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरा नीट में स्कोर 705 था और मेरी AAR 159 आई है। तो पैटर्न क्या रहा आपका स्टडी का, बढ़िया बताइए विनायक। मेरा पैटर्न ये था कि मैं आकाश पे वीकेंड्स में पढ़ रहा था एंड वीकडेज में मैं ट्यूशन्स के साथ पढ़ रहा था, जिसमें पापा से भी मैं बायो पढ़ता था पापा से। तो वो मेरा पैटर्न था कि मैं वीकेंड पे भी चैप्टर्स रिवीजन हो जाती थी, फिर वही सेम सिलेबस रिपीट एक बार वीकडेज में हो जाता था। तो मैं ऐसे लेके चल रहा था, इससे प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई मेरी। हर चीज़ की 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ, फिर से याद करने में, समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी चीज़ को हाँ लेकर, जी। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी? मेरे साथ तो थोड़ा सा यूट्यूब का हुआ था, थोड़ा मैं यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी सुनने लग गया था। मतलब ये होता है कि आप स्टार्टिंग में 5 मिनट्स के ब्रेक ले रहे हो, बट फिर वो 5 मिनट्स फिर आप कहते हो कोई बात नहीं और 5 मिनट्स आप देख लो। तो मेरा एक टाइम पे हो गया था कि मैं आज तक गाने ही सुन रहा, तो वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए ख़राब थी। बट फिर मैंने लास्ट के टाइम में कंट्रोल किया। मेरे पापा ने मेरे को कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बाद में फिर कॉस्टली हो सकती है आपके लिए। तो फिर पापा ने समझाया, मम्मी ने समझाया, तो फिर वो सोच के फिर मैंने फ़ोन को ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी मैंने फ़ोन मम्मी का यूज़ करता था, तो ये नहीं था कि मैं अपने रूम में अपना फ़ोन काफ़ी देर तक चला सकूँ। वो मम्मा का फ़ोन था, तो मैं थोड़े टाइम तक ही एक्सेस करता था। अच्छा, ये प्रॉब्लम कॉमन है, कैसे इससे बचा जा सकता है? इससे बचने का काफ़ी सिंपल तरीका है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को फ़ोन दें, ना दें वैसे तो ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं, और दें तो कीपैड का दें। और अगर उनको डिजिटल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना फ़ोन एक्सेस के लिए दें। और इसके साथ साथ एक फ़ोन में एक और फीचर होता है डिजिटल वेलबींग। उससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे ने किस ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया है। तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका बच्चा कितना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा है या फिर वेस्ट कर रहा है। तो उससे पेरेंट्स काफ़ी अपने बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे और आप क्यों देना चाहेंगे? मैं इससे क्रेडिट अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे टीचर्स से मैं पढ़ा हूँ, तो उनके बिना तो ये हो नहीं पाता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी पुश किया। मतलब अगर कभी कम मार्क्स आते थे तो ये कहते थे कि यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बेटर, और अगर मार्क्स अगर अच्छे भी आ रहे हैं तो ये नहीं कहते थे कि ये बस इनफ है, ये कहते थे यस यू कैन डू इवन बेटर। मतलब हर केस में पुश करते थे मुझे कि आप और आगे जा सकते हो, और आगे आपको जाना चाहिए, आपका पोटेंशियल है। तो इन सब चीज़ों से पेरेंट्स ने भी काफ़ी कुछ किया। टीचर्स भी कभी मार्क्स कम हो जाते तो मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं, तू आगे कर लेगा, इसको दोबारा पढ़, दोबारा हो जाएगा। तो ये सब मोटिवेट करते रहते हैं टीचर्स भी, फैमिली भी। तो और पापा तो मुझे एज अ टीचर भी हैं, एज अ फादर भी हैं। मतलब पापा से मैंने बायो पढ़ी है, तो पापा एज अ टीचर भी हैं मेरे, एज अ पेरेंट तो हैं ही। तो वो भी काफ़ी मोटिवेटिंग था। कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले हैं? मेरा मैसेज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंट है। मतलब आगे ना दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ कि टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, कि आगे टेस्ट पे टेस्ट आ रहे हैं और उनका सिलेबस उतना अच्छे से हो नहीं रहा। मतलब पीछे का रहता है, आगे की टेंशन है। तो इस सब चीज़ों में सबसे आसान तरीका होता है कि जो आपका चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि अगर आज आपने उस पर फोकस नहीं किया तो वो आगे आने वाले टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे आप साइकिल लूप में फंस जाओगे कि आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, करंट छोड़ रहे हो, फिर जब उस चीज़ का टेस्ट है तो आप फिर पिछली चीज़ पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आपने क्लासेस की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट टाइमली देना चाहिए, सारे टेस्ट देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए ताकि सिली मिस्टेक्स कम हो। बाकी सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे देख के मोटिवेट नहीं हो सकते, ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं रह सकते। आपको एक पर्पस सीख करना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हो, मतलब आपने चूज़ ही क्यों किया मेडिकल, मतलब सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए। आपको जब रिजल्ट देखा पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स थोड़े से इस बार पता नहीं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंडर 50 आ जाएगी, बट नहीं आई। कोई बात नहीं, 159 भी अच्छी रैंक है, तो खुश थे, बस सेलिब्रेट तो कर रहे थे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्मिता।
अस्मिता, लास्ट ईयर जब अपने रिजल्ट आया था, कुछ नर्वस रहे होगे, हो नहीं पाया था, उसके बाद कैसे एनर्जी आ गई इसकी? एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम वहाँ से आई थी तो मैं ये मतलब मैं चाहती थी कि मैं बीडीएस दे दूँ, और वो होता है ना कि आपकी एनर्जी नहीं होती, और मतलब दोबारा से वही जर्नी स्टार्ट करने की, वही 96 98 नियर बाई चैप्टर दोबारा पढ़ने की। तो उस टाइम तो मैं मान गई थी कि मैं बीडीएस ले लेती हूँ, लेकिन फिर पापा ने थोड़ा गुस्सा किया कि इतने पास पहुँच के भी अगर आप बीडीएस चूज़ करते हैं एमबीबीएस की बजाय, तो ये तो बेवकूफ़ी है। फिर मैं इतनी पास पहुँच गई थी, फिर मैंने सोचा ठीक है फिर एमबीबीएस ले लेती हूँ, मतलब दोबारा भाई सिविल नीट के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि 2-3 हफ्ते तो मुझे बहुत टफ लगा, और डिप्रेसिंग हो जाता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना, दोबारा से वही सब पेज शुरू करना, उतने ही घंटे दोबारा से पढ़ना, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं पहले रोती भी थी रूम में, बताती नहीं थी लेकिन किसी को, पर फिर धीरे धीरे पर ये हुआ कि करना तो है लास्ट टाइम, और विनायक मेरा भाई भी मेरे साथ ही था, तो एक वो फैक्टर हो जाता था कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते थे। जहाँ पे मैं लैग करती हूँ मुझे बताता कि ये मिस्टेक है, ये मत कर, ये कर, और जहाँ पे वो लैग करता था फिर मैं उसे बोलती थी कि ऐसे मत कर, ऐसे कर। तो फिर वो एक रहता था कि हम दोनों एक दूसरे को देखते देखते ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब एक होता है वो कम पढ़ता तो मैं कहती कम क्यों पढ़ रहा है, और अगर मैं कोई गलती करती तो फिर वो मुझे बताता कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, या इस चीज़ में ऐसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उसे कोई अलग सा क्वेश्चन मिलता तो वो मुझसे आके पूछता था, और मुझे कोई अलग सा क्वेश्चन या अलग सा टॉपिक मिलता था, कोई आसान चीज़ मुझे लगती थी किसी टॉपिक में तो मैं उसे समझा देती थी। तो वो कोऑर्डिनेशन की वजह से मेरे मार्क्स यहाँ तक इंक्रीज़ कर पाए, वरना अकेले तो कोई नहीं कर पाता, इतना मोटिवेशन नहीं रहता अकेले। इतना बड़ा आपने जंप किया। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने नीट का एग्जाम देने गए उस दिन कितने नर्वस थे? दोनों बहन भाई? नर्वस नहीं थी मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी उस टाइम पे। विनायक थोड़ा था, वो पढ़ रहा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही थी, गाड़ी में मुझे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैं तो बिल्कुल रिलैक्स थी। पेपर भी मैंने बिल्कुल आराम से दिया था, लास्ट बेंच था मेरा, तो वो बीच में होता है, फर्स्ट में होता है तो आप थोड़े नर्वस हो जाते हो। लास्ट बेंच था, विंडो सीट थी, आराम से मैंने पेपर दिया था, मुझे कोई एग्जाइटी नहीं हुई उस दिन। हाँ, अब ये क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार भाई एक बॉर्डर लाइन पे पहुंच के आप नहीं कर पाते, हाँ। फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, तब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये हो जाता है कि अगर मैं उस टाइम पे कोई और फील्ड भी चूज़ कर लेती, अगर कोई सोचता है कि भाई अब मैं और नहीं कर सकती वो चीज़, तो अगर कोई और फील्ड भी चूज़ कर लेता है, लाइक बीडीएस चूज़ कर लेता है, बीएससी, तो उसमें भी तो पढ़ना ही पड़ता। बीएससी भी शायद 3 इयर्स की होती, तो उसमें भी तो टाइम कंज्यूम करना ही पड़ता, और वो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया बीएससी करके भी। तो वही बात, आप बस 1 साल इन्वेस्ट ही कर रहे हो एक एमबीबीएस में। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बीएससी से तो क्या ही होगा वहाँ डिग्रीज वगैरह में, और जनरल में ज़्यादा स्कोप भी नहीं है कि कोई प्रोफेसर बनने का, इतने ज़्यादा जॉब्स के स्कोप नहीं होते बीएससी साइड पे। तो आई थिंक कि दोबारा एक और बार 1 साल देने में कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। वो अच्छी बात है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब एक डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, वैसे भी लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब होती है डॉक्टर। इसलिए फिर मुझे ऐसा लगता था कि एज अ डॉक्टर ज़्यादा बेटर है, बजाय कि मैं प्रोफेसर बनूँ, या वो उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं प्रोफेसर के लिए। कल घर में कैसा माहौल था जब पता लगा दोनों बहन भाई डॉक्टर बन गए? बहुत खुश थे पापा, तो उसी दिन जब आंसर की चेक की घर पे आके, तो पापा यही बोल रहे थे आज तो मैं डॉक्टर बन गया तो एक वो बहुत बड़ी लाइन हो जाती है तो पापा मुझे बहुत खुश थे।